पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो एक महान सम्राट के बारे में है जिन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। नाउ मूविंग एट विद द पैराग्राफ, अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। जितना बड़ा राज्य, ठीक है, वो एक साम्राज्य के बराबर होता है, ठीक है। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट एंड a coins have a long history. They were carved in a stone and placed on a top of massive stone pillar at Sarnath. तो जिन शेरों के चित्र हम लोग रुपए में देखते हैं, पैसों में देखते हैं, नोट में देखते हैं या कॉइन्स में देखते हैं, उनका बहुत पुराना इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था, ठीक। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ है, ठीक है, मैसिव स्टोन पिलर है, उसके ऊपर रखा गया। Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and one of his instruction inscription were inscribed on a pillars, as well as on a rock surface. Before we find out what was written in this inscription, let us see why his kingdom was called an empire. तो इतिहास के एक बहुत महानतम राजाओं में से बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट राजाओं में से अशोक बहुत बड़े राजा थे, ठीक है। उनको एक रूलर की तरह जाना जाता था हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो उनका मतलब उल्लेख ही कह सकते हैं, उनके बारे में जो लिखा गया हुआ है वो पिलर्स में लिखा गया हुआ है, रॉक्स में लिखा गया हुआ है, ठीक है। So before we find out what was written in this inscription, let us see why kingdom was called an empire. तो मतलब ये समझने की कोशिश करने के लिए, ठीक है, कि उस टाइम जो एक राज्य था उसको साम्राज्य क्यों कहा जाने लगा, ठीक है, इसके लिए हम कुछ खोजबीन करते हैं इस चैप्टर में, ठीक। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, ठीक है, आई एम समराइजिंग दिस पैराग्राफ, कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना मतलब उसका फाउंडेशन किसने किया था, उनके ग्रैंडफादर ने, ठीक है। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ने किया था, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनको भी कोई कैसे ही भूल सकता है। आज से मतलब बोलते हैं लगभग 2300 साल पहले। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका बहुत अच्छे आदमी का समर्थन मिला था, ठीक है, सपोर्ट मिला था, बहुत नेम जाने माने, हाँ, उनको भी हम जानते ही हैं। उनका नाम चाणक्य था और उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, चाणक्य, और उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, बाय वाइज नेम चाणक्य और कौटिल्य। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं चंद्रगुप्त चाणक्य के, वो कहाँ पे लिखे गए हैं, अर्थशास्त्र में, ठीक है। वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, अर्थशास्त्र में, ठीक। नाउ सॉरी फॉर दिस, हाँ, तो दिस होल पेज इज ओवर। व्हाट इज डायनेस्टी? डायनेस्टी मतलब होता है वंश, ठीक है। When member of the same family become one rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were dynasty with the three important rulers, Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar's sons Ashoka. तो एक ये वंश था, ठीक है। वंश में जैसे बहुत खतरनाक रूलर्स हुए यहाँ पे, ठीक है। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, जिन्होंने बहुत खतरनाक मतलब उन्होंने बहुत कुछ जीता था वो भी, ठीक है, क्योंकि वो सब उनको किसका सपोर्ट मिला था, चाणक्य का। तो उनका एक वंश चलता आ गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आया, बिंदुसार आए, ठीक है। बिंदुसार के फिर जो बच्चे पैदा हुए वो कौन थे, अशोका। फिर अशोका भी बहुत
ज़्यादा मतलब जीते, ठीक है। सो मूविंग एड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वर सेवरल सिटीज in the empire marked with the black dots on the map. These include the capital Pataliputra, Takshashila, and Ujjain. The Takshashila, a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. Now, जो ये पर्टिकुलर साम्राज्य जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, जो ये एम्पायर है, ये बहुत बड़ा था, ठीक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिटीज़ थी। इनमें से इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो एक तो पाटलिपुत्र थी, एक तक्षशिला थी और एक उज्जैन था, ठीक है। तो तक्षशिला को ऐसे भी कहा जाता था कि ना गेटवे है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी। तो ये याद रखना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी थी। तो जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम में था और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ठीक है। मध्य एशिया मतलब कि सेंट्रल एशिया, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट का आने जाने का ये रास्ता था। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, जबकि जो उज्जैन था वो उत्तर से दक्षिण जाने के लिए जो रास्ता बने हुए थे, ठीक है। मतलब जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण जाने वाले रास्तों में पड़ता था, ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण जाओगे तो फिर उज्जैन पड़ेगा। तो जो कि व्यापारी लोग रहते थे, है ना, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, ठीक है, और ये जो शिल्पकार थे, क्राफ्ट्स पर्सन, प्रॉबली इन्हीं सिटीज़ में रहते थे, इन्हीं शहरों में रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल एशिया देयर वर अ फॉरेस्ट वेयर द पीपल गैदर्ड forest produce and hunted animals for food. People in the different part of the empire spoke different language. They probably ate different kind of food and wore different kind of clothes as well. So in the what whole this paragraph is saying कि बहुत जो मतलब कि एक्चुअली में क्या था कि साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर कौन थे, किसान थे और पशुपालक थे, ठीक है। तो जो सेंट्रल का था पार्ट, ठीक है, जो सेंट्रल मतलब यहाँ पे था, ठीक, तो यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह था, ठीक है। तो और इतना ज़्यादा फॉरेस्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को और प्रोड्यूस करते थे और वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको खाते थे, ठीक है, एज अ फूड। इसी तरह डिफरेंट पीपल्स, है ना, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। इसी तरह हर अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग लोग रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इवन दो दे उनका मतलब कि कपड़े का भी पहनना भी अलग था, ठीक है। नाउ हाउ वर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। तो राज्य साम्राज्य से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इसको साम्राज्य कहते हैं, इसको राज्य कहते हैं। Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. तो जो साम्राज्य थे वो राज्यों से बहुत बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए जो सम्राट थे, ठीक है, तो उनकी तुलना बहुत ज़्यादा होती थी एज़ कंपेरिजन टू जो सिंपल किंग्स थे, ठीक है। तो सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू हु कलेक्ट टैक्सेस, और उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट या सरकारी बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो हर एक जगह से टैक्सेस कलेक्ट कर सके, ताकि जो राजा है वो अपनी आर्मी में इन्वेस्ट करे और अपनी आर्मी बढ़ाए और अपना स्ट्रेंथ दिखाए, ठीक है, पावरफुल स्ट्रेंथ दिखाए। नाउ रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य को कैसे रूल करते थे वो लोग, इस
whole thing, matlab, under the title we are going to have an answer of this. So, as the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. जो पाटलिपुत्र था, ठीक है, वो हमेशा साम्राज्य या सम्राट के अंदर ही कंट्रोल होता था, ठीक है. दिस meant that the officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in a village and a town in the area. Officials also punished those who disobey the ruler's orders, and many of these officials were given a salaries. Messengers went to and fro, and spies kept watch on the officials. And of course, the emperor supervised them all, ठीक है, with the help of member of the royal family and senior ministers. तो what this whole paragraph is saying कि जैसे एम्पायर बहुत बड़ा होता था, ठीक है, साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, तो क्या करते थे कि वहाँ पे जैसे बहुत बड़ा है तो अब बहुत छोटे छोटे वो लोग मिनिस्टर्स बना देते थे, ठीक है, या ऑफिशियल्स बना देते थे. तो हर एक जगह में वो लोग रूल करते थे. जो पाटलिपुत्र में था, तो पाटलिपुत्र में सम्राट ही राज करता था. मतलब जैसे मान लो अशोका है तो अशोका ही पाटलिपुत्र में राज करेंगे, ठीक. अब इतना बड़ा राज्य होने के कारण बहुत छोटे छोटे ऑफिशियल्स को रखा गया हर एक राज्य में, ठीक है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है. तो किससे टैक्स कलेक्ट करता था? फार्मर से कलेक्ट करता था, हर्डर से जो पशुपालन करते हैं, शिल्पकार से, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर से, ठीक है, जो सप्लाई और डिमांड में काम करते हैं, ठीक है. तो ऐसे वो लोग अलग अलग ऑफिशियल्स को अलग अलग लोकेशन का रूलर बनाया गया और वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे. ऑल्दो जो ऑफिशियल्स थे उनको भी पनिश्ड किया जाता था अगर वो कोई भी रूल्स नियम को फॉलो नहीं करते, ठीक है. और जो बहुत सारे ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी भी दी जाती थी उस टाइम में. फिर कुछ मैसेंजर्स थे, मैसेंजर्स मतलब पोस्टमैन कह सकते हैं, है ना, जो कि आते जाते रहते थे और जांच पड़ताल करते रहते थे कि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो सही से कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कलेक्शन हुआ, ये सब, ठीक है. तो ये मैसेंजर्स क्या करते थे? ऑफिशियल्स को चेक करते थे. अगर ऑफिशियल्स गलती करेंगे तो उनको पनिश भी किया जाता था, यहाँ पे जैसे लिखा है. एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल. और जो सम्राट था वो सबको चेक करता था, है ना, पूरा साम्राज्य में कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, जो उसके राज्य में फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, या फिर जो सीनियर मिनिस्टर है, जैसे महामंत्री हो गया, मंत्री हो गया, तो उनसे वो सलाह लेता था कि ये सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. अगर नहीं चल रहा है तो उसको भी ठीक करते था ये, ठीक है, और इवेलुएट करता था. तो पूरा सब कुछ इवेल्युएशन से लेकर के, ठीक है, पनिशमेंट तक का काम का डिसीजन कौन लेता रहा होगा उस टाइम में? सम्राट ही लेता रहा होगा, which was emperor. There were, and with the paragraph, there were other areas or provisions. Each of these was ruled from a provisional capital such as Takshila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were sent as a governor, local customs and rules were properly followed. So what this whole paragraph is conveying कि मेजरली जो ये पर्टिकुलर एरिया थे, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया 3, जो कि तक्षशिला और उज्जैन और पाटलिपुत्र थे. तो इन तीनों में क्या होता था? इन तीनों में से जो 2 हैं वहाँ पे जो पर्टिकुलर नियम के आधार पर लोगों को मतलब या तो सज़ा दिया जाता था या तो वहाँ पे चेकिंग वोकिंग होती थी, ठीक है. तो तक्षशिला और उज्जैन में ये सब होता था, ठीक है. नियम का पालन कौन करता है कौन नहीं करता, तो उसका जांच पड़ताल, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कह सकते हैं कि यहाँ जज बैठ के सब वो बताता था, सॉल्यूशन बताता था कि क्या सही है क्या गलत है. तो ये सब यहाँ पे होता था. और हालांकि कुछ चीज़ें जो थी वो पाटलिपुत्र से भी कंट्रोल होती थी, ठीक है. जो राजा का बेटा रहता था, रॉयल प्रिंसेस, वो जनरली गवर्नर बना के इन जगहों में भेजा जाता था, ठीक है, जैसे तक्षशिला और उज्जैन में, ताकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इन सब
नियमों का पालन करें, ठीक है, जो भी नियम साम्राज्य में बने हुए हैं. नाउ मूविंग हेड, beside there were vast areas between these centers. Here the Maurya tried to control roads and rivers which were important for transport and collect whatever resources were available as a tax and tribute. For example, Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources are collected as a tribute. तो दिस होल पैराग्राफ इज कन्वेइंग कि जो मौर्य थे, है ना, वो हमेशा जैसे जैसे टोल टैक्स होता है ना, तो रोड में टोल टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, हाँ, तो तुम जाते हो तो फिर वहाँ पे टैक्स देते हो, फिर वो गेट पे होता है, फिर तुम आगे निकलते हो. तो सिमिलर वे जो मौर्य थे वो भी टोल टैक्स लेते थे, ठीक है. अगर तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो तुमको उसका टैक्स देना पड़ता था, ठीक है. तो अगर तुम रोड से जा रहे हो या फिर नदी से जा रहे हो तो उन सब का टैक्स लगता था, ठीक. तो टैक्स वो किस हिसाब से कलेक्ट करते थे, जनरली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स बट दे ऑल्सो लुक इफ यू आर हैविंग रिसोर्सेज लाइक राइस, व्हीट, है ना. सो इफ एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फूड और ऑर्नामेंट्स और समथिंग लाइक दैट, है ना, इंस्टेड ऑफ कॉइन they seek it as a taxes. Okay, now seeking an example, तो जो अर्थशास्त्र है, I just like we had studied this before, है ना, कि the चाणक्य has script this particular अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ था, ब्लैंकेट्स थे, ठीक है. और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या लेते थे, ठीक है, राजा क्या लेते थे, गोल्ड, सोना, और जो प्रीशियस स्टोन होते थे, बहुत अच्छे अच्छे पत्थर, है ना, वो लेते थे. और ये भी कहा जाता है कि ये सब चीज़ें वो लोग अपना मतलब आर्मी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ये ट्रिब्यूट मतलब जैसे कि वो अपनी आर्मी और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे थे और उनकी जो देखभाल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको एज अ ट्रिब्यूट ये सब लेते थे उस टाइम में, ठीक है. Now moving ahead with the tribute. What is tribute? Unlike taxes which were collected on regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. So what this tribute is like, if any particular person, है ना, जैसे कोई एक आदमी है, if he is agreed on or he himself agreed to give something to their kingdoms, है ना, or kings, है ना, so they can give, है ना, as a tribute. like tribute मतलब कि जैसे जैसे कैसे बताऊँ यार, ट्रिब्यूट मतलब कि मतलब कि दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरा राजा मेरे लिए कर रहा है तो मैं उसको एक ट्रिब्यूट दूंगा, ठीक है, एज एन अ गिफ्ट, समथिंग लाइक दैट, विच वॉज नॉट टैक्स, है ना. जैसे एक राजा दूसरे राज्य को कोई गिफ्ट भेंट करने जाता है, हाँ, कि अलमारी, चांदी की अलमारी, ये वो, ठीक है, तो उसको ट्रिब्यूट बोले कि इस राजा ने उस राजा को ट्रिब्यूट दिया ऐसा, तो सो दैट ही इज हैविंग अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू देम, हिम. So moving ahead with the paragraph, there were also the forested regions, ठीक है. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to the Maurya officials. तो जो forested region में रहते थे, है ना, जो जंगल में रहते थे, उनको भी although मतलब वो लोग हमेशा इंडिपेंडेंट रहते थे, उनके ऊपर कोई मतलब जैसे बांध की नहीं रखते थे उन लोगों को, है ना, कि देना ही देना है. बट although जो मौर्य थे वो उनसे हाथी, ठीक है, और जो टिम्बर इज मतलब एक लंबा सा पेड़ होता है, बहुत लंबा पेड़ होता है. जनरली इस पेड़ की जो लकड़ी काट के लोग रेलवे ट्रैक्स में बनाते थे, ठीक है. तो टिम्बर पेड़ लेते थे या फिर हनी, शहद या वैक्स, है ना, ये सब उनसे लिया करते थे एज अ टैक्स. द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी.
Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nectar. Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part his description. So, Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta. तो मेगास्थनीज कौन था? जो कि एक एम्बेसडर था, ठीक है, सेल्यूकस का। तो जो सेल्यूकस था उसने अपने एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थनीज है उसको भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक है, चंद्रगुप्त के सभा में। मेगास्थनीज रोट ऑन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, हियर इज अ पार्ट। जो मेगास्थनीज वहाँ पे जाके देखा उनकी राज्यसभा में, तो उसके बारे में यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन लिखा है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। The occasion on which the emperor appears in a public are celebrated with a grand royal procession. He is carried in a golden palanquin. His guard ride elephants decorated with the gold and silver. Some of the guards carry trees uh, on which live birds, including a flock of trained parrots, circles about the head of the emperor. The king is normally surrounded by the armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. Wow, what a description Megasthenes had served to the Seleucus. So Megasthenes ने क्या देखा वहाँ पे कि उसने देखा कि जब जो भी ओकेशन हुआ होता है वो बहुत ह्यूजली सेलिब्रेट होता है, ठीक है, उनके राज्य में, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य में। ही इज़ कैरीड अ गोल्डन प्लैंकिन, ठीक है। प्लैंकिन मतलब क्या होता है? लेट मी जस्ट यू कैन लुक टूवर्ड्स द वर्ड प्लैंकिन। तो वो एक गोल्डन प्लैंकिन लिया रहता है, ठीक है। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो उसके गार्ड है वो एलिफेंट्स मतलब कि चलाते हैं, है ना, जो कि गोल्ड और सिल्वर से सजा रहता है, ठीक, या फिर गार्डेड रहता है वो भी। सम ऑफ द गार्ड कैरीज ट्रीज ऑन विच, और कुछ गार्ड तो ऐसे हैं जो कि पेड़ लिए रहते हैं जिसमें जिंदा बर्ड्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लोक ऑफ ट्रेंड पैरट्स हैं, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, ठीक है। तो ऐसा सीन है वहाँ पे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमेन्स। तो जो राजा है वहाँ पे जो कि सराउंडेड है, वो किनसे सराउंडेड है? आर्म्ड वुमेन्स से, ठीक है। जो वुमेन्स हैं तो वो भी लड़ना जानती हैं, ठीक है। तो तलवार लेके जो वुमेन्स खड़ी है उसके चारों तरफ, वो बताता है उसको कि वो वुमेन्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं आर्म्स लेके। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। तो उसको डर लगता है कि अगर कोई उसको मारने की कोशिश भी करेगा तो उसने एक स्पेशल सर्वेंट्स भी रखा है जो फूड को पहले टेस्ट करता है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त खाते हैं, ठीक है। फिर उसने ये भी बताया कि वो कभी हमेशा एक बेड में नहीं सोता, ठीक है। वो हमेशा मतलब ऐसा मान लो 2 रातें हैं, ठीक है, तो 2 रात वो सेम बेड में नहीं सोता, अलग अलग बेड में सोता है। एंड अबाउट द पाटलिपुत्र ही रोड, और पाटलिपुत्र के बारे में उसने क्या कहा? दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, है ना। तो पूरे पाटलिपुत्र में वॉल लगाया गया है चारों तरफ से। इट हैज़ 750 टावर्स एंड 64 गेट्स, है ना। 570 टावर हैं, 64 गेट हैं। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। तो मिट्टी के घर बने हुए हैं, वुड के घर बने हुए हैं, ठीक है, 2 to 3 stories। द किंग पैलेस इज़ ऑल्सो अ वुड। तो जो किंग का पैलेस है वो लकड़ी का बना हुआ है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन क्रेविंग। तो पत्थर में कारीगरी करके, ठीक है, उसको डेकोरेट किया गया है। इट इज़ सराउंडेड विद द गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर अ कीपिंग बर्ड्स। तो गार्डन वार्डन बनाया गया है और वहाँ पे
पक्षियों को पाला जाता है। नाउ मूविंग एड with the Asok, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Asoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most Asoka inscriptions were in Aprakriti and were written in the Brahmi script. तो अशोक तो बहुत ज़्यादा यूनिक सम्राट थे, ठीक है। तो और इनकी जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जो लोग हैं उन्होंने पत्थर में इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो प्रकृति लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो जनरली कौन बताता था प्रकृति लैंग्वेज में कौन लिखता था, और या प्रकृति लैंग्वेज में कौन स्पीच देता था, उनका नाम था बुद्ध, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों ही प्रकृति लैंग्वेज को फॉलो करते थे, क्योंकि लास्ट में जब अशोक संन्यास लिए तब उन्होंने भी कौन सा मतलब उन्होंने भी फिर जैन धर्म या बौद्ध धर्म ही अपनाया था। अशोकास वॉर इन कलिंगा, कलिंग में अशोका का वार। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up a conquest after winning a war. तो अशोका ने सबसे लास्ट वॉर था जो उन्होंने कलिंगा से लड़ा था। तो जब उन्होंने कलिंगा में देखा कि कितने लोग मरे हैं, है ना, कितने सारे लोग मरे हैं और ब्लड शेड हो गया, ब्लड बाथ हो गया है वहाँ पे, ठीक, उनकी नदियाँ बह चुकी हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत अजीब मतलब गंदा है, मतलब इसको ये हम मार धाड़ हमें नहीं करना चाहिए, हमको शांति से रहना चाहिए। तो फिर में भी वो वॉर जीत गए थे कलिंगा से, बट उसके बाद भी उन्होंने जो है वॉर युद्ध का त्याग कर दिया। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, कलिंग जो वॉर हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक है, किसी एक पत्थर में। दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। तो उनका एक इंस्क्रिप्शंस क्या लिखा हुआ है, 8 years आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। 8 साल तक साम्राज्य राजा बनने के बाद उन्होंने कलिंगा को हराया। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh people were killed, है ना, मतलब आधे से ज़्यादा लाखों लोग मरे उसमें। This filled me with sorrow, और उनको इससे बहुत दुख लगा। Whenever an independent land is conquered, lakhs of people died and many were taken prisoners. Brahmins and monks also died. People who are kind to their relatives and friends to their slaves and servants dies and or lose their loved ones. उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मॉन्क्स सब मर रहे थे इस वॉर के चक्कर में, ठीक है। उन्होंने ये भी देखा कि जो रिलेटिव्स थे ना, जिनसे लोग प्यार करते थे, बच्चे माँ बाप सब मर रहे हैं, इसलिए भी मर जाते थे। तो बहुत लोग को मरते हुए उन्होंने देखा, तो उनका थोड़ा दुख हो गया, ठीक है, सॉरो हो गया। His heart was filled with sorrow and grief. तो दिस इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि ये सब गलत है, और वो इसी चीज़ को सबको बताना चाहते हैं कि वॉर करना क्यों गलत है। फिर उन्होंने बताया, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धामा is much better than conquering them through a force. तो उन्होंने ये बताया कि धम्मा इज़ एक्चुअली अ ट्रूथ, कि अगर ट्रूथ से किसी के ऊपर तुम जीतते हो तो विच इज़ फार बेटर देन, है ना, कि तुम किसी से युद्ध करके या फोर्सफुली उसको हराओ। I am inscribing these matches for the future so that my son and grandson after me should not think about the war. तो मैं इसलिए ये सब लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे आने वाला बच्चा और मेरे नाती ये सब वॉर के बारे में ना सीखें। Instead they should try to think about how to spread धम्मा, ठीक है। धम्मा मतलब एक्चुअली
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा धम्म इज अ प्रकृति वर्ड फॉर अ संस्कृत टर्म धर्म, ठीक है, तो वो धर्म को फॉलो करें, धर्म मतलब सत्य, ठीक है, उसको फॉलो करें और हमेशा उसी को फॉलो करके आगे बढ़े। What was Ashoka's Dharma? Ashoka's Dharma did not involve a worship of a god or a performance of a sacrifices. He felt that just as a father tried to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by teaching of Buddhas. तो ये जो उनका धर्म है, ठीक है, वो बोले कि वो अपने भगवान को पूजा पाठ करने के लिए और वो दान पुण्य करने के लिए उन्होंने, है ना, डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ, तो उन्होंने बोला कि जो धर्म है वो भगवान की पूजा पाठ या कोई दान पुण्य करने के लिए नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बताया, संदेश दिया कि जैसे कोई पापा या बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, तो इसका एक ड्यूटी है ना, कि वो अपने बच्चे को ये सब धर्म के बारे में पढ़ाए ना। और ही ऑल्सो इंस्पायर्ड, और उन्होंने जो बुद्ध थे उनका जो इंस्पिरेशन था, उन्होंने बुद्ध से इंस्पिरेशन लिया, ठीक है, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़े हैं कि बुद्ध क्या पढ़ाते थे, ठीक है। नाउ देयर वर a number of problems that troubled him. People in the empire followed a different religion, and this sometimes led to a conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill treated. Besides, there were quarrels in families and amongst their neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as Dharma Mahatma, who went from place to teaching people about the धर्म। तो अशोका ने ये देखा कि जो लोग हैं उसके पूरे साम्राज्य में वो अलग अलग धर्म के लोग हैं। Along with that, what he had observed at that time, that people also belongs from, है ना, like the slaves of their servants. So है ना, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे उसके अंदर में बहुत सारे स्लेव्स थे, तो उन सबको कैसे वो बताए, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं उनको भी सेक्रीफाइस किया जाता था, मतलब एनिमल को भी दान किया जाता था, उनका गला वला कटी नहीं काटते थे, है ना, तो ये सब होता था। तो अशोक ये चाहते थे कि ये सब प्रॉब्लम्स को ना वो हटाना चाहते थे, ठीक है, वो समान धर्म समान चीज़ें और धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म महात्मा बनाए, ठीक है। धर्म महात्मा क्या करते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ये सब लोगों को इन सब के बारे में बताते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। Besides, Ashoka got his message inscribed on a rocks and a pillar, instructing his officials to read the message to those who could not read it themselves. फिर उन्होंने कुछ फिर से इंस्क्राइब किया और लोगों को बताया कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए, है ना। Ashoka also sent a messengers to spread ideas about Dharma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. भाई साहब, तो अशोका अपने मैसेंजर्स को ना और भी बहुत ज़्यादा दूर देश भेजते थे, जैसे इजिप्ट भेजते थे, सीरिया भेजे थे, ग्रीस भेजे थे, श्रीलंका भी जाते थे। ही बिल्ड रोड, डक्स, wells and built rest houses. Besides, he arranged for a medical treatment for both human beings and animals. उन्होंने जानवरों और इंसानों दोनों के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स जैसे बनाए थे जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो बिल्ट रोड, ठीक है, उन्होंने कुएँ बनवाए, ठीक है, हाउसेस बिल्ड किए, ठीक है, ताकि जहाँ लोग आके आराम कर सकें, फिर अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकें। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, इस विषय पे अशोका का क्या मैसेज था? पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? These are being gentle with the slaves and servants, respect one another, treating all creatures with a compassion, giving gift to the Brahmins and monks,
It is both wrong to praise one's own religion or criticize another's. Each one should respect the other religions. If one praises one's own religions while criticizing others, one is actually doing greater harm to one's own religions. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religions and respect. So what this whole paragraph or whole message of Asoka is saying कि ये जो हमेशा हम लोग जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब पूजा पाठ या दान पुण्य, ये सब हम तब करते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है या फिर किसी का शादी हो रहा होता है, ठीक है, या फिर कोई किसी यात्रा में निकलता है, तो ये रिचुअल्स तब परफॉर्म किए जाते हैं। जब ज़रूरी नहीं है कि ये रिचुअल्स तब भी फॉलो हों, है ना। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि अपने जो स्लेव्स हैं उनको तुम रिस्पेक्ट दो, ठीक है, और सारे जो क्रिएचर्स हैं उनको अच्छा कंपैशन दो, प्यार से ट्रीट करो, है ना, मारो नहीं। और जो ब्राह्मण है, मॉन्क्स हैं, साधु संत हैं, उनको तुम गिफ्ट वगैरह दो। और ये भी है कि ना तुम सिर्फ अपने रिलीजन को अच्छा मत मानो, दूसरे के रिलीजन को भी अच्छा मानो, क्योंकि अगर तुम दूसरे के रिलीजन को गंदा बोलते हो तो तुम अपने ही रिलीजन के ऊपर उंगली उठाते हो। तो सबका रिलीजन को अच्छा मानो, ठीक है, और इसी तरह बढ़ो। तो मतलब द होल कंक्लूजन ऑफ दिस मैसेज इज लाइक कि टू हैव अ सबका साथ एंड सबका विकास। नाउ मूविंग अहेड विद एल्सवेयर। ओके, सो सम एल्सवेयर लाइक कि दूसरी जगहों में क्या हो रहा है। Somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 2400 years ago, the emperor in China began building the Great Wall. It was meant to protect the northern frontier of the empire from the pastoral people. Addition to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. The wall is about 6,400 kilometers long and is made of stone and bricks with a road along the top. Several thousand people walk to build the wall. There are watchtowers all along and distance of about 100 to 200 meters. तो आज से 2400 साल पहले, है ना, जब मौर्य साम्राज्य था, तो चाइना ने, है ना, तो चाइना ने अपने यहाँ ग्रेट वॉल बनाया था, है ना। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर, जो नॉर्थ के सीमाओं से बचने के लिए उसने ये सब बनाया था, ठीक है, ताकि उनको ये लगता था कि हमारे यहाँ कोई हमला ना कर सके। तो ये कुल मिला के 6400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाए थे लोग, जिसके में 100 से 200 किलोमीटर में हर एक में टावर था, जहाँ पे लोग बैठ के निगरानी कर सकते थे। और इस पूरी दीवार में रोड थी, ठीक है ना, पूरा रोड बनाया गया था, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली व्हाई दे वुड मेड दिस पर्टिकुलर वॉल, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर सिटीज़ और देयर कंट्रीज, है ना। सो बेसिकली दिस वाज द रीज़न व्हाई दे वुड why actually they have constructed this particular wall of length 6,400 kilometers. So it was a huge wall. In what ways do you think Asoka's attitude towards the neighboring people and was different from that of the Chinese emperor? So might be they would having some kind of afraid into their heart, and that कि अशोका कभी भी मान लो हमला कर दिया तो, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स they might be constructed this wall. So this is all about this whole chapter of Ashoka, the great emperor who gave up on a war. I hope you have enjoyed this particular chapter. If there is any confusion you are having, please let me know into the comment box. Till then, thank you. Bye bye.